वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन संजीव वाजपेयी केमिस्ट्री क्लासेज। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो सोल्यूशन लेसन था क्लास 12 का। और अब जो आज हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो आईयूपीएससी नामकरण है, जो 9, 10, 11, 12 सबके लिए बहुत उपयोगी है। इससे कुछ क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ जाते हैं। और जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारे पुराने वीडियो ज़रूर देखते रहें, जिससे बच्चों का एक क्रम बना रहता है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो यहाँ पर हमने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 2 पद्धतियाँ बोर्ड पर लिखी हुई हैं। तो उसमें एक जो पहली पद्धति है उसको हम निरर्थक नाम पद्धति कहते हैं, और जो दूसरी पद्धति है उसको आईयूपीएससी नामकरण पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहले हम निरर्थक नाम पद्धति को समझ लेते हैं, उसके बाद में आईयूपीएससी नामकरण पद्धति पढ़ेंगे। तो निरर्थक नाम पद्धति होती क्या है? कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की वह पद्धति जो यौगिकों के किसी घटना, विशेषता अथवा गुण से संबंधित होती है, उसे निरर्थक नाम पद्धति कहते हैं। जैसे इंग्लैंड में कुछ चींटियां पाई जाती हैं और उन चींटियों को हम फार्मिका चींटी कहते हैं। अब फार्मिका चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फार्मिका चींटियों के आसवन से जो अम्ल पाया जाएगा उसे फार्मिक अम्ल कहेंगे। अब चींटियां कौन सी थी? फार्मिका। अब फार्मिका चींटियों के आसवन से जो अम्ल बना उसको हम फार्मिक अम्ल कह देंगे, उसको हम फार्मिक अम्ल कह देंगे। तो ये एक घटना है या एक गुण है कि इस अम्ल का नाम फार्मिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि फार्मिका चींटियों में पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ा। अब ये कोई नामकरण करने का तरीका नहीं है, लेकिन एक गुण के आधार पर हम मान लेते हैं। चलिए एक व्यवहारिक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म होली वाले दिन हुआ। अब जब बच्चे का जन्म होली वाले दिन हुआ तो लोग उसे होरी लाल कहने लगते हैं। अब ये कोई नामकरण का तरीका नहीं है, निरर्थक का मतलब बेकार की पद्धति। तो अब होली वाले दिन बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम होरी लाल पड़ गया। क्यों? किसी गुण से संबंधित है, किसी विशेषता से संबंधित है, कोई तथ्य उसके साथ जुड़ा है, जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों के ये नामकरण हो जाते हैं। लेकिन हमको निरर्थक नामकरण पद्धति पर फोकस नहीं करना है। जो 9, 10, 11, 12 के सिलेबस में है, ग्रेजुएशन के सिलेबस में है, वो आईयूपीएससी नामकरण पद्धति पूछी जाती है। तो आइए आईयूपीएससी का नाम पद्धति समझते हैं। ये दूसरी पद्धति हमारी आईयूपीएससी नामकरण पद्धति है। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि आईयूपीएससी नामकरण पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आईयूपीएससी पद्धति का फुल फॉर्म होता है। अब आईयूपीएससी पढ़ने के लिए कुछ टेबल हैं जिनको हमको याद करना पड़ता। तो यहाँ पर हमने एक टेबल लिख रखी है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या एक तरफ लिखी हुई है और दूसरी तरफ उन कार्बन परमाणुओं को क्या कहते हैं ये दिया गया है। ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर एक कार्बन दिया गया है और एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नन और 10 कार्बन को डेट। तो ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा कि कितने कार्बन को क्या कहते हैं, उनका नाम क्या होता है। तो ये टेबल आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो नोट करके इसको याद भी करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो दूसरी आपकी एक टेबल आती है कि किस बॉन्ड का क्या नाम होता है, उसको भी समझना है। तो दूसरी हमने यहाँ पे एक टेबल लिखी हुई है, एक छोटी सी टेबल है। यहाँ पर हमको 3 बॉन्ड दिख रहे हैं
पहला है आपका सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन, इसकी स्पेलिंग ANE होती है। इसमें दूसरा हमने डबल बॉन्ड लगाया है, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन की स्पेलिंग ENE, और इसमें ये हमने जो ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है, ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं, इसकी स्पेलिंग YNE होता है। तो आप लोग ये टेबल भी नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। तो एक इससे पहले जो हमने मेथेथ वाली टेबल बताई थी, और दूसरे ये आपकी जो बॉन्डिंग टेबल है, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद में जो आपकी क्रियात्मक समूह की टेबल है वो भी बनवा देंगे, आप उसको भी याद कर लीजिए। और टेबल याद करने के बाद में जब हम नामकरण करेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हमने एक टेबल और बनाई है जिसमें 3 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम क्रियात्मक समूह, दूसरा अनुलग्न, तीसरा पूर्वलग्न। तो क्रियात्मक समूह को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उसको हमने शॉर्ट में लिखा है। फिर अनुलग्न को सफिक्स कहते हैं, पूर्वलग्न को प्रीफिक्स कहते हैं। तो आइए यहाँ पे जो हमने पहला कंपाउंड लिखा है वो एल्कोहल लिखा है। एल्कोहल के लिए सफिक्स आल होता है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, और एल्कोहल का सूत्र OH होता है। इसके बाद दूसरा कंपाउंड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र CHO होता है, जिसके लिए सफिक्स अल लगाते हैं, प्रीफिक्स फार्मिल लगाते हैं। इसके बाद तीसरा कंपाउंड हमने C डबल बॉन्ड O या CO लिखा है, जिसे कीटोन कहते हैं। कीटोन के लिए जो हमारा अनुलग्न है वो ओन प्रयुक्त होता है, और पूर्वलग्न कीटो, यानी सफिक्स ओन और प्रीफिक्स कीटो प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ये 3 हो गए, एक बार इनको फिर पढ़ लेते हैं। एल्कोहल को OH कहते हैं, इनके लिए सफिक्स आल, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड को CHO कहते हैं, CHO के लिए सफिक्स अल, प्रीफिक्स फार्मिल। और कीटोन के जो 2 सूत्र हमने लिखे हैं, सूत्र एक ही है, चाहे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाएं या न दिखाएं। तो कीटोन का सूत्र CO होता है, इसके लिए सफिक्स ओन और प्रीफिक्स कीटो प्रयुक्त होता है। तो और जो क्रियात्मक समूह है उनको भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा ग्रुप है इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, और इसका सूत्र COOH होता है। इसके लिए सफिक्स ओइक अम्ल लगाते हैं और प्रीफिक्स कार्बोक्सी प्रयुक्त करते हैं। फिर पांचवा हमने एमाइड लिखा है। एमाइड का सूत्र CONH2 होता है, इसके लिए सफिक्स एमाइड होता है, प्रीफिक्स कार्बामाइल होता है। इसके बाद छठा NH2 को एमीन कहते हैं, इसके लिए सफिक्स भी एमीन लगाते हैं और प्रीफिक्स एमीनो लगाते हैं। तो ये हमारे 6 क्रियात्मक समूह हैं जिनके सफिक्स प्रीफिक्स बताए, और थोड़े नामकरण हैं क्रियात्मक समूह, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे 7वां क्रियात्मक समूह हमने साइनाइड लिखा है। साइनाइड का सूत्र होता है CN, या C ट्रिपल बॉन्ड N कह लें या CN कह लें। इसके लिए सफिक्स नाइट्राइल लगाते हैं, प्रीफिक्स साइनो लगाते हैं। इसके बाद अगला जो है एस्टर। एस्टर का सूत्र COOR होता है, इसके लिए सफिक्स OH लगाते हैं, प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल लगाते हैं। तो ये 8 हो गए। 2 और पढ़ लेते हैं क्रियात्मक समूह। यहाँ पर जो हमने 9th कंपाउंड लिखा है, 9वां कंपाउंड COX, इसको एसिल हैलाइड कहते हैं। और एसिल हैलाइड के लिए जो क्रियात्मक समूह है वो आइल हैलाइड लगाते हैं, और इसके लिए प्रीफिक्स हेलोकार्बोनिल लगाते हैं। और जो लास्ट है आपका मरकेप्टन का फार्मूला SH होता है, इसके लिए सफिक्स थाइआल और प्रीफिक्स मरकेप्टो लगाते हैं। तो ये जो हमने सफिक्स प्रीफिक्स बताए आपको याद करने हैं, और इसके साथ साथ में जो हमने पहले 2 टेबल्स बताई थी, मेथेथ प्रोब्यूट वाली और सिंगल डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, और क्रियात्मक समूह के अनुलग्न पूर्वलग्न क्या है, आप इनको याद कीजिए, और इसके बाद में ही आपका IUPAC नामकरण संभव हो सकेगा।